वेलकम टू दिस चैनल ज्ञान धन। और कल हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करा था विज्ञान का, जिसका नाम था अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, इसका हमने कल चैप्टर में पढ़ा था हमने अम्ल क्षारक के बारे में, और हमने बात कर दिए थे सूचक की। कल की वीडियो में थोड़ा सा पेज कट गया था, तो आज हम फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं। किससे? सूचक। मैंने बताया था इनको बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इंडिकेटर का अर्थ क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है, मोटरसाइकिल में भी आपने इंडिकेटर देखे होंगे, इंडिकेटर अपने गाड़ी में भी देखे होंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देना। उसी तरीके से केमिस्ट्री में यहाँ सूचक का अर्थ क्या होगा? सूचक का अर्थ होगा यानी कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं बेटे, अम्ल या क्षार के बारे में सूचना देते हैं। अम्लता या क्षारता का पता लगाने के लिए कौन यूज करते हैं? सूचक का। जिस तरीके से मोटरसाइकिल या बाइक में आपने देखा होगा क्या करते हैं, यदि लेफ्ट हाथ पर मुड़ना होता है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर चलता है, यदि राइट पर मुड़ना होता है तो राइट का। यानी कि आगे वाले को या पीछे वाले को ये सूचना देता है कि ये व्यक्ति इधर की ओर मुड़ेगा या इधर की ओर मुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सूचक क्या होंगे? तो मैंने कल इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लता या क्षारकता का पता लगाते हैं, या कह सकते हैं सूचकों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ किसी विलयन में अम्लता या क्षारकता का पता लगता है। ये हमने कल पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़े थे इसके प्रकार सूचक के। सूचक के प्रकार में हमने पहला टाइप पढ़ा था, कौन सा था? प्राकृतिक सूचक। दूसरा था कौन सा? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। और तीसरा हमने पढ़ा था आपका गंधीय सूचक। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया था। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रकृति का मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये मैंने कल आपको इतना पढ़ा दिया था। इसके उदाहरण भी बताए थे मैंने आपको, उसे एक बार दोबारा समझा देता हूँ। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन? कृत्रिमिक सूचक, ये संश्लेषित सूचक। दूसरा क्या पढ़ेंगे? गंध सूचक। ठीक, प्राकृतिक सूचक के कल मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। लिटमस पेपर। कौन बताया था? लिटमस पेपर पहला। ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, मैंने आपको बता दिया था कल। दूसरा एग्जांपल क्या था? हल्दी। ठीक, अब देखो ये अम्ल और क्षार में अलग अलग उपस्थिति देंगे। अम्ल, और इधर कौन लिख देते हैं? क्षारक। ठीक, अम्ल के अंदर लिटमस पेपर आपको पता है कैसा रंग देता है? लाल। ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। क्षार में कैसे देता है? नीला। हल्दी पीले ही कलर देती है अम्ल में। हल्दी का तो ऑलरेडी पीला होता था, आप ये भी बोल सकते हो पीला, या बोल सकते हो कौन? अपरिवर्तित। उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। और दूसरा कौन सा होता है? लाल। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा। क्या नाम था इसका? दूसरा नंबर हमारा क्या था? दूसरा नंबर था बेटे हमारा कौन सा? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल या सिंथेसिस। आर्टिफिशियल किन्हें कहते हैं? मैंने कल आपको बताया था। आर्टिफिशियल का मतलब है जो मानव निर्मित हो, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो। वो कौन होता है? कृत्रिमिक सूचक। या हम ये कह सकते हैं जो रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है, उसे कहते हैं संश्लेषित सूचक। तो आप इसके अंदर लिख दें ये सूचक रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या ये भी लिख सकते हैं? क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मानव द्वारा निर्मित सूचक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक।
इसके एग्जाम्पल है पहला फिनोफेलिथिन, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला कौन है? फिनॉल फिनोफेथिलिन, फिनोफेथिलिन, और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। दूसरे का नाम क्या है? मेथिल ऑरेंज, फिनोफेथिलिन और मेथिल ऑरेंज। देखो वही कलर चेंज चेक करना हमें, एक तो अम्ल के अंदर और किसके अंदर चेक करना? क्षारक के अंदर। देखो फिनोफेथिलिन जो अम्ल के अंदर रंग देता है वो देता है कलरलेस। कैसे देता है बेटे? कलरलेस, रंगहीन, कोई कलर नहीं, कलर में कोई चेंज नहीं होने का अम्ल के अंदर। और क्षार के अंदर क्या होता है? गुलाबी, गुलाबी रहता है किसके अंदर? पिंक। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि फिनोफेथिलिन अम्ल के अंदर कैसा रंग देता है? रंगहीन, और क्षारक के अंदर कैसा रंग देता है? वो देता है गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल के अंदर रहता है रेड कलर, और क्षारक के अंदर कैसा देता है? पीला। ठीक, अब देखो पेपर में क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो सिंपल बन सकता है, कृत्रिम सूचक से आप क्या समझते हैं? ठीक, उदाहरण देकर समझाइए। या आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो कृत्रिम सूचक के संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मोस्ट ऑफ देम भविकल्प में पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि यूपी बोर्ड में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे। तो फिनोफेथिलिन अम्ल के अंदर आप बताना कलरलेस रहता है, कोई रंग नहीं आएगा। दूसरा क्षारक के अंदर कैसा होता है? गुलाबी। मेथिल ऑरेंज अम्ल के अंदर कैसा रंग देता है? लाल, और क्षारक के अंदर कैसा देता है? येलो, यानी कि पीला। देखो आप ये पहले मैंने आपको बताया था ना सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाएंगे। तो फिनोफेथिलिन से भी पता लगा सकते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। आप अम्ल के अंदर कैसे देगा फिनोफेथिलिन? मैंने आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया, आपसे पूछा है अम्ल या क्षार है तो किसकी सहायता से प्राप्त कर लो? फिनोफेथिलिन के द्वारा। फिनोफेथिलिन के द्वारा क्या देखेंगे? यदि कलरलेस निकल गया तो अम्ल है, और यदि कैसा हो गया रंग गुलाबी तो कौन है? क्षारक। ऐसी मेथिल ऑरेंज के द्वारा भी देख सकते हैं, यदि अम्ल के अंदर डाल के देखेंगे लाल हो गया तो कौन है? अम्ल है, यदि लाल हो गया, और यदि पीला हो गया तो कौन है? क्षारक है। ये भी आपके क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट बचा, हमारा लास्ट बचता है जी आपका नंबर 3 गंधीय सूचक। क्या बचता है? गंधीय सूचक। अब आपको सुनने में लग रहा हो गंध है, यानी कि गंध, यानी कि ये सूचक होते हैं जिनकी गंध क्षारीय व अम्लीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती है। हम लिखेंगे ये ऐसे सूचक होते हैं, ये ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध क्या करेंगे बेटे? अम्ल व क्षारक माध्यम में, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यानी कि गंधीय सूचक द्वारा स्मेल के आधार पर हम बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है। ये ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? चेंज। यानी कि हम गंध के आधार पर बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देखो यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल। पहला प्याज का रस, दूसरा वनीला, और तीसरा आपका क्या है? लौंग का तेल, कोई चेक करने हमें अम्ल है या कौन है? क्षारक है। ठीक है जी। प्याज के रस अम्ल में इसकी आती है तीक्ष्ण गंध। कैसी स्मेल आती है? ऐसी स्मेल जिसे आप सूंघना बहुत कड़ा टफ हो जा, वो कौन सी होती है?
तीक्ष्ण गंध, गंध रंग गंध, सॉरी तीक्ष्ण गंध। तो प्याज के रस के अम्ल के अंदर कैसी गंध आएगी बेटे? तीक्ष्ण गंध। और क्षारक के अंदर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि कोई नहीं। क्षारक के अंदर हम ले कह सकते हैं कोई गंध नहीं, कोई स्मेल नहीं आने की। इसके अंदर वनीला के अंदर भी ये होगा, समान गंध होगी ऐसी की ऐसी। यहाँ भी समान गंध होगी, इसमें ये रहेगा कोई गंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी। तो देखो अब हमने ये भी पढ़ लिया स्मेल के आधार पे। प्याज का रस अम्ल के अंदर कैसी गंध देगा? तीक्ष्ण गंध देगा। और क्षारक में कोई गंध नहीं, वनीला समान गंध, यहाँ कोई गंध नहीं। लौंग का तेल भी समान गंध, और यहाँ कोई गंध नहीं। तो अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, कौन सा? सूचक। आज के बाद में सूचक में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल व क्षारकों के, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? हम अम्ल और किसकी? क्षार की। रासायनिक गुण का मतलब समझ रहे हो? रिएक्शन होना, नए उत्पाद का जन्म होना। जब भी हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं एक नया उत्पाद बनेगा। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों के, दोनों के पढ़ने, अम्लों के भी और क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी कि ये कौन कौन सी अभिक्रिया करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक, उसमें पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके? धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया पहले ही पढ़ेंगे। किस किस की पढ़नी है आपको? अम्ल की पढ़ेंगे धातु के साथ, और किसकी? क्षारक की भी पढ़ेंगे। पहला क्या टॉपिक है हमारा बेटा? पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे? धातु के साथ अभिक्रिया। तो पहले मैं किसकी कर दिखाऊंगा? अम्ल की, फिर किसका करके दिखाऊंगा आपको? क्षारक की। तो पहले पढ़ते हैं किसकी? अम्ल की। रोमन अंकों में लिख देते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, अम्ल तो आपने पढ़ लिया, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कौन? धातु। चलो मैं 1 मिनट के लिए आपको पहले धातु ही समझा देता हूँ। पता लगा बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगने का कि धातु किसे कहते हैं। जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था मेरे से, मैं रफ पे बता रहा हूँ इसको अलग से करके, धातु जिनमें विशेष चमक होती है, वे तत्व जिनमें क्या होगी? एक विशेष चमक, धातु होते हैं। दूसरा, जिनके तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, वो भी क्या है? धातु। पीट कर चादर बनाई जा सकती है जिनकी, वो भी क्या है? धातु। ठीक, जिनके अंदर विद्युत प्रवाहित हो जा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट, विद्युत प्रवाहित हो जाए, वो भी क्या है? धातु। और देखो मेन जो केमिस्ट्री के अनुसार होता है, सबसे बड़ा एज होता है जिनके ऊपर धनावेश होता है, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या होंगी? धातु। जैसे मैं बताऊँ Na क्या है? धातु, क्योंकि Na पे का चार्ज होता है प्लस का। ठीक, विशेष चमक देखनी आपको, कॉपर, तांबा, ये नहीं कॉपर तांबा, ये कौन है? सोना, इनमें विशेष चमक होती है। एल्युमिनियम, इसके भी तार बनाए जा सकते हैं, इसके भी तार बनाए जा सकते हैं। Fe, लोहा, इसकी चादर भी बना सकते हैं, तार भी बनाए जा सकते हैं, चमक भी होती है, और उसके अंदर करंट भी प्रवाहित हो जाता है। और Fe पे से कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। तो पहले हमने एक छोटी सी चीज़ समझ ली, धातु। जब हम पढ़ेंगे अम्ल की और किसके साथ? क्षारकों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल धातु के साथ क्या अभिक्रिया करता है। पहला देखो, अब एक बात बता रहा हूँ, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, चाहे 11th में पढ़ें, 12th में पढ़ें, BSc करें, MSc करें, इसको जीवन भर याद, आज के बाद में याद रखना, कोई भी अम्ल होगा या कोई भी क्षार होगा, कभी भी वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी।
आपको बिल्कुल आज ही फिक्स एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है कि अम्ल या क्षार धातु के संपर्क में आती है, गैस रिलीज करते हैं, कौन सी? हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप यहाँ ज़रूर लिखेंगे, अम्ल, इसके अंदर लिखना पड़ेगा ना आपको ऐसे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, किसके? धातु के साथ, यहाँ लिख देता हूँ अम्ल, ऐसे मिटा देता हूँ, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कैसे कहते हैं? H2 उत्पन्न करते हैं। यानी कि अम्ल कभी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। सेम हमें ऐसे देखना क्षारकों के साथ। चलो क्षारकों के बाद आगे बात करेंगे, तो फिलहाल अभी अम्ल पढ़ रहे हैं। अम्ल की यदि किसी भी धातु से अभिक्रिया कराओगे तो ध्यान रखना जीवन भर तक कौन निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और दोस्तों तो आप याद रखो ना रखो, लवण उत्पन्न होगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो, अम्ल लो कोई, मैंने अम्ल ले लिया HCl। बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी हमें कैसे पता है अम्ल है? तो मैंने कल आपको कितनी बार बताया, जो H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जब ये इसे ब्रेक करोगे तो आपको पता ही है ये H+ और Cl- यानी कि H+ आयन दे रहा, इसलिए क्या है? ये अम्ल है। कोई भी धातु ले लो, मैंने एक धातु ले ली, कौन? Zn। क्या ले ली मैंने धातु? Zn। या भी एक काम कर सकते हो, सोडियम ले लो। सोडियम को तो याद होगा आपके, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके ले लिए। अब आपको सीधी सी बात थी, जब आपको याद है कि ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका आपको पता होगा सोडियम धातु है। कौन सी धातु है? सोडियम धातु। ये मत पूछ रहे जाए धातु क्यों है सोडियम, मैंने कितनी बार बताया आपको कितनी बार पढ़ लिया होगा सोडियम पे कैसे चार्ज होता है? धनावेश। और मैंने बताया था जिस पे धनावेश होता है वो क्या होती है बेटे? ये जो ठोस अवस्था में मिलती है वे भी क्या होती है? धातु सारी। ठीक, देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन। ये गैस का चिन्ह होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब देखो बाकी बचा कुछ आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। 2 Na हैं और 2 ही क्या हैं? Cl। यदि आप 2HCl को तोड़ के लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, 2H और 2 ही कौन? Cl। इसका मतलब ये तो है। अब देखो 2H, ये तो ये आगे बाहर बचे कौन से? 2 Cl बचे और 2 ही क्या बचे? Na। तो कौन बन गया? 2NaCl। ये लवण है। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। इसको साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, लिख लेना। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? सर नमक, साल्ट, लवण। सही है। तो देखो यहाँ पे अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पे जीवन भर तक याद रखना, इसको याद करते रहो कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन और कौन? NaCl। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। रफ कर दिया जा। सेकंड पढ़ेंगे हम क्षारक। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, और इसमें ही आपको कुछ नहीं करना, अम्ल की जगह क्षारक लिख देना बस। क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा बस। पहले तो अम्ल था, अब कौन है? बस क्षार है। तो अब कुछ क्षार लेना है। ठीक, देखो जी, क्षार में मैंने ले लिया NaOH। ये मत पूछना है क्षारक क्यों है, मैंने आपको कल से बता रहा हूँ, जो भी OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। जब इसे कल हमने ब्रेक करा तो आपको ध्यान होगा Na+ और OH-, इसलिए कौन है? क्षार है। कौन है? क्षार। तो क्षारक है। क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ करानी? धातु के। चलो मैं एक अब का अलग धातु ले लेता हूँ,
ये मैंने जिंक धातु ले ली, कौन सी धातु ले ली? जिंक। 2 मैंने इसलिए क्यों लिया? आप क्या कहोगे सर आपको कैसे पता 2 है? आप एक बार बता दी, मैं यहाँ 2 नहीं लेता। चलो आपको एक बात तो कन्फर्म है, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन। अब यहाँ बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितना रह गया? 1, तो इसलिए यहाँ स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा? 2। तो 2 तो हाइड्रोजन आउट हो गए, बाकी का बच्चा कुछ लिख दिया। Na कितने बच रहे? 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Na2, एक Zn है, और ऑक्सीजन में कितने बचे? 2 O2। तो क्या बनना? Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ये भी लवण है, क्या है? सोडियम जिंकेट। तो अब हमने पढ़ लिया क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल में हो या क्षार में हो। मैंने आपको बताया धातु के साथ कोई भी अभिक्रिया होगी तो क्या क्या बनेंगे? लवण और हाइड्रोजन बनेंगे। जैसे आपने देखा यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, इसका नाम क्या है बेटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दुकान पे मिलता है कास्टिक सोडा के नाम से, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पिछली बार एक भविकल्प में क्वेश्चन आया था इसी तरीके से एक बार बोर्ड में कि बताओ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। आप पहचान जाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा, और क्षारक हो चाहे अम्ल हो, यदि वो किससे करेगा तो जीवन भर तक ध्यान रखना क्या याद रख, क्या कौन निकलती है? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस आप निकाल दोगे तो इधर तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, समीकरण संतुलित करनी भी आपने सीखी होगी। चाहे ऐसी देख लो, पूरे इधर का बैलेंस इधर का बैलेंस बराबर होना चाहिए, बैलेंस का चिन्ह है संतुलन का। 2 सोडियम Na2 हो गए, पूरे हो गए। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए। एक Zn इधर पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने थे? 2, इधर 2 आ गए। ऐसे भी कॉपी कर लो, मिटा दे रहा हूँ मैं इसे। यानी कि पहला रासायनिक गुण था अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया। अब इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है तो हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण पढ़ेंगे। किसका? हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, टेस्ट। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? देखो बोर्ड छोटा है, अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लेना है। बुक में एक स्टैंड होता है इस तरीके का, मैं ऐसे बना ले रहा हूँ रफली, और यहीं पे स्टैंड पे देखो एक होगी आपकी परखनली। परखनली तो होगी ना, परखनली हवा में तो रुकी भी नहीं होगी, तो स्टैंड से परखनली रुकी भी है। और इधर हमने टब में साबुन का घोल भर रखा है। क्या भर रखा है? साबुन का घोल। एक कार्क नली की सहायता से इसका संपर्क कर रखा है इसमें साबुन के घोल में, ठीक है। इसके अंदर जो भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है देख लो यहाँ पे। इसमें HCl भरा हुआ है। HCl आपको पता होगा अम्ल है। और इसमें मैंने जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। बेटे लैब का काम है ये, लैब का। जब आप लैब में जाओगे तो एक स्टैंड मिलता है, ऐसी स्टैंड से लगी हुई मिलेगी ऐसी परखंडली। उसके अंदर हम डाल देंगे कौन? HCl भर देंगे, और उसके अंदर सोडियम जिंक, वहीं लैब में से जिंक धातु के टुकड़े ले लेते हैं। दोनों को डालने पे जब इन्हें देखेंगे तो यहाँ से जो गैस उत्पन्न होगी वो यहाँ आएगी, साबुन के बुलबुले में इसका संपर्क कर देते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से धूम हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस बाहर निकलेगी। और यदि यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती लाई जा, कौन लाई जा? जलती हुई मोमबत्ती इसके संपर्क में लाई जा। आप अपनी बुक में देख लेना, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती इसके संपर्क में ला जाओगे तो फट फट की आवाज़ आएगी। तो आप बता सकते हो जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ये है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, कि आप जो है मैंने आपको बताया, आप अपनी बुक में देख लेना। ऐसा चित्र बनना होगा, उसमें पहले HCl फिर Zn दोनों को आपस में डालेंगे। जब रिएक्शन होगी, आपको पता अम्ल और क्षार जब अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 इसका संपर्क में साबुन के घोल से करा रहे हैं, यहाँ से जब ये गैस के बुलबुल निकलेंगे, यदि यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में जाओगे तो फटफट की आवाज़ होगी। इसका मतलब कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये किसका परीक्षण है? हाइड्रोजन गैस का, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? ठीक है।
तो अपने हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी कौन, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ये रहे हैं अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण, और सेकंड नंबर ऐसे डाल लेना आपको, और उसके अंदर लिखना है आपको धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एक बार तो मैं अम्ल के साथ करके दिखाऊंगा धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, एक बार किसके साथ दिखाऊंगा अम्ल की, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार एक प्रकार में क्षारकों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके दिखाऊंगा, एक बार किसके दिखाऊंगा, धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अम्ल की, अम्लों की, या मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ अम्ल, यानी कि अब आप समझ जाएंगे, यानी कि सर किसकी रिएक्शन करके दिखाएंगे, अम्ल की, अम्ल की। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु कार्बोनेट हो, इनके साथ अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान रखना, ये भी आप फिक्स रखो, अम्ल धातु कार्बोनेट हो व धातु बाइकार्बोनेट हो, धातु बाइकार्बोनेट हो, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, एक तो बनाता साल्ट, एक CO2 व H2O, H2O का मतलब जल का निर्माण करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, इनके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, CO2 लवण और जल का। अब देखते हैं एसिड की, हाँ जी ये मैंने ले लिया एसिड HCl अम्ल। अब आपके समझ में आ रही होगी सर ये क्या है, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। तो मैं पहले इधर देख लो, इसको थोड़ा सा इधर समझ लो। कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, जिस धातु के लास्ट में कौन आ गया, CO3 जुड़ गया, वो कौन होगी, धातु कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब है HCO3, HCO3, ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। जीवन पर ध्यान रखना, यदि किसी धातु में CO3 जुड़ा हुआ वो धातु कार्बोनेट है, जिसमें HCO3 जुड़ा हुआ वो धातु बाइकार्बोनेट है। इस पर हमेशा निगेटिव के 2 चार्ज होते हैं, इस पर निगेटिव का 1 चार्ज होता है। इसका मतलब इसके साथ 2 सोडियम यानी कि 2 पॉजिटिव आयन जुड़ेंगे, इसके साथ केवल 1 पॉजिटिव आयन जुड़ेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने HCl लिया और एक ले लिया Na2CO3, धातु है सोडियम, कार्बोनेट ग्रुप है तो इसे बोलते हैं धातु कार्बोनेट। वैसे इसका नाम क्या लिखा जाएगा, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और CO3 का मतलब कार्बोनेट, यानी कि पूरा है एक साथ लिखा हुआ Na2CO3। कभी इसे अलग अलग पढ़ो, Na2CO3, और ये HCl अम्ल, इसके दोनों ले लिए मैंने। आपको कन्फर्म है कि कोई भी अम्ल हो, यदि वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के, तो देखो आपको ये चीज़ तो कन्फर्म है कौन कौन सी गैस जरूर बाहर निकले। एक तो ये गैस बाहर निकलेगी CO2, और एक कौन जरूर बनेगा, जल। ये तो फिक्स है बिल्कुल, धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, ये दोनों चीज़ तो निकलनी है, निकाल दी मैंने। अब बाकी का बचा कुछ आप लिख सकते हो, समीकरण संतुलित करने आपने सीखी भी होगी पहले चैप्टर में, और ना सीखी तो देख लो, ऐसी भी कर सकते हैं। एक सी इधर है, एक सी इधर, हो गया, पूरा हो गया। ऑक्सीजन कितने इधर, 3, 2 ये रहे, 1 ये रहा, ये भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन कितने, 2 इधर, 2 आ गए, ये भी पूरा हो गया। अब बाकी बचा कौन, 2 तो बचे Cl, और 2 ही कौन बचे, Na। दोनों में 2 कॉमन आ गए तो कौन बचा, 2NaCl। आपको इसका नाम पता होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में नमक बोलते हैं।
सोडियम क्लोराइड। तो ये तो थी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब मैं यही समझा देता हूँ आपको, चलो इसके जगह नहीं बच रही। ये तो धातु कार्बोनेट के साथ उतार लो आप, 2HCl प्लस 2Na2CO3 और 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O कर लो। अब पढ़ेंगे हम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में क्या होगा, HCO3। अब यहाँ सोडियम का एक ही पार्टिकल यूज होगा, क्यों, आपको पता है एक सोडियम पे एक प्लस होता है, और आपको पता है मैंने इसको क्या बताया था आपको, इस पर केवल एक ही निगेटिव होता है, तो सोडियम एक ही यूज होगा। इसका नाम है NaHCO3। नाम क्या बनेगा इसका, सोडियम, Na का मतलब तो सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्या, बाइकार्बोनेट। और ये आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। और ये अम्ल है। मैंने क्या बताया, बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, दो चीज़ तो फिक्स है। कौन कौन सी बताओ, एक तो CO2 और एक कौन, H2O। ठीक है। अब देखो यहाँ दो लेने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा पूरा, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ आ गए। ऑक्सीजन कितने, तीन, दो ये रहे, एक ये रहा। कार्बन कितना, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या बचा, एक Na बचा और एक ही क्या बचा, Cl। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, NaCl। इसका नाम आप यहाँ पर आपने लिखा ही था, एक गैस का चिन्ह है। तो ये रहा देखो अम्ल भी, हम इसका नाम क्या है, इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख लेना इसको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक तो NaCl बनता है, एक CO2 और कौन, H2O। ये भी आपके क्लियर हो चुका होगा, सही है। हमें पढ़नी है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी, एक तो अम्ल की और एक किसकी, क्षारक की। तो अम्ल की तो हमने पढ़ ली दोनों की दोनों, अब किसकी पढ़ेंगे, क्षारकों की। अब लिखेंगे क्षारक, यानी कि अब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षारक। इसके अंदर आपको लिखना है क्षारक धातु कार्बोनेट हो जाए, कॉम लगा के धातु कार्बोनेट, व धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया, कोई क्रिया नहीं करता। इसका मतलब ध्यान रखना, अब ये आपसे कोई पूछने लग जाए, बताओ क्षारक जो है, कोई भी क्षारक ले लो, जैसे मैंने NaOH ले लिया, क्षार है, और कार्बोनेट लिख दिया, चाहे मैं क्षारक लिख लूँ और बाइकार्बोनेट लिख लूँ, ये तो थे बाइकार्बोनेट। पूछेगा क्या रिएक्शन होगी बताओ, तो आपको क्या लिखना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, ना तो इसके साथ होगी क्षारक की सोडियम कार्बोनेट के साथ, ना ही किसके साथ होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, अम्लों का आपको पता लग गया, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और लवण बनेगा। सही। अभी आपके सामने जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी थी और इस बार आपने कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करी तो कौन बना, CO2। तो अब हमारी अगली हेडिंग यही है कि CO2 गैस का परीक्षण, किसका, CO2 गैस का परीक्षण, टेस्ट ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस का कैसे टेस्ट करेंगे आप, हमें ये पढ़ना है। देखो CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए CO2 गैस को चूने के पानी में
प्रवाहित करने पर पानी दूध या रंग का हो जाता है। आपको CO2 गैस निकल रही है ना निकल रही है इसका परीक्षण करने के लिए कुछ मत करो। CO2 गैस जब निकल रही हो उस CO2 गैस को किसके अंदर प्रवाहित कर दो, चूने के पानी में। ये रहा चूने का पानी, याद रखना, चूने का पानी। और जैसे आप चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो बनेगा आपका ये रहा CaCO3 + H2O। ये रहा ये कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये इस तरीके की फॉर्म होगी, जलीय फॉर्म। जैसे कि आपने देखो, आप कुछ मत करो, चौक को, जो वाइट कलर की चौक होती है उसे पानी में घोल लो। दूधिया टाइप से हो जाता है ना पानी में घोली भी, यही होता है सेम बिल्कुल। CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, और जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं सब में शुरू में जाकर बहुत सारी बेर, तो देखते हैं आप कि CO2 में जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इससे पता लगता है कि कौन सी गैस है वहाँ पे, CO2। ठीक है। अब देखो, एक है अम्ल व क्षारक। की क्रिया, यानी कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्षार के। तो आप कह सकते हैं लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण व जल बनता है। ठीक है। अभी तो चलो फिलहाल इसे समझना, हमने लिख लिया। तो ये HCl अम्ल और ये क्षारक NaOH। देखो, जो बच्चों को अच्छी तरीके से मतलब कि आयंस में तोड़ना आता है वो कुछ भी कर लेगा। यदि हम इसे आयंस में तोड़ें तो आपको सीधी सी पता होगा आप कितनी बार पढ़ चुके H पे कैसे चार्ज है प्लस, Cl पे कैसे चार्ज है माइनस। आप कितनी बार पढ़ चुके OH पे कैसे चार्ज आता है माइनस का, और Na पे चार्ज कहाँ जाता है प्लस का। आपने पढ़ा होगा प्लस वाली चीज़ अपनी ओर को किसे आकर्षित करती है? माइनस को। ऐसे प्लस वाली किसे आकर्षित करेगी? OH को। तो बताओ Na+ और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बना? NaCl। और H और OH आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? H2O। ये रहा लवण। ठीक है। ये अम्ल है और ये कौन है? क्षारक। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। मिटा दें। अब हम आगे पढ़ेंगे चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम जैसे पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे फिर। और हाँ, एक सभी बच्चे ध्यान दें कि जो चैनल है उसे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें उस पर, और ये लाइक भी कर दें। जब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देंगे और बेल आइकन जो घंटी का चिन्ह होता है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डलेगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा।